Hello. Okay, I hope every one of you can hear me and see me as well and see the screen as well. कोई भी एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि सारी चीजें इन ऑर्डर हैं, so that we can start. जी आयशा, वालेकुम सलाम। यस सर, सब ठीक है। सब ठीक है, चलें ठीक है। चलें, अब अगर सारी चीजें जो है वो इन ऑर्डर हैं। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, हमने डिस्कस कर ली थी रिफ्लेक्शन, हमने डिस्कस कर लिए थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हमने मिरर्स की बात की। हमने बात की वो स्फेरिकल भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, और सबसे आखिर में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का। ठीक है, आज आज जो है वो हम लाइट के दूसरे बिहेवियर की बात करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक, और रिफ्रैक्शन के बाद हम बेसिकली उन टॉपिक्स पर आ जाएंगे जहां से किताब में चैप्टर स्टार्ट हो, क्योंकि किताब का चैप्टर अगर मुझे गलत याद नहीं तो वो लेंसेज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, आपको रिफ्लेक्शन याद ना हो, रिफ्रैक्शन याद ना हो, इसलिए मैं उसका एक क्विक जो है वो रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए, अगर अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या बातें याद है? रिफ्रैक्शन के लिए हम कहते थे कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस या फिनोमेना है जिसमें वेव अपना मीडियम चेंज करेगी। अच्छा, जब वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो मीडियम के चेंज होने से क्या होता है? मीडियम के चेंज होने से वेव अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होती है। और वो डेविएशन क्यों है? वो डेविएशन के दो रीजन है, क्योंकि वेव की स्पीड चेंज होती है, और वेव की स्पीड चेंज होने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। एक जुमला मैं बार बार कहता हूं, वो ये कि जब एक इंडिविजुअल वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर आप क्या करते थे? फर्स्ट करें, मेरे पास एक पीस ऑफ ग्लास है, बिल्कुल वैसे ही जैसा जो है वो आप फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल में ग्लास स्लैब जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। इस ग्लास स्लैब पर एक रे ऑफ लाइट फॉल हुई। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट जो है वो ऑब्लिकली फॉल होगी। जब मैं लव इस्तेमाल करता हूँ ऑब्लिकली, इसका मतलब है नॉर्मली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रे जो है वो नॉर्मली फॉल हुई इस तरह, तो वो विदाउट एनी डिविएशन जो है वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो जो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको नजर नहीं आएगा। रे का नॉर्मली फॉल होना जो है वो जरूरी है। इस रे को मैं डिनोट कर देता हूँ आई से, और मैं यहाँ पर इसकी मीनिंग लिख देता हूँ। आई का मतलब होता है हमारे लिए क्या? इंसिडेंट रे। ठीक, जिस पॉइंट पर ये रे हिट करेगी, ये पॉइंट है पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ को हम नाम दे सकते हैं किसका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करते थे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारे लिए क्या करती थी? क्या? नॉर्मल। और अब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी। जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो वो डेविएट होगी। अब ये डेविएशन दो तरह की हो सकती है। ये लाइन टूवर्ड्स मीन भी जा सकती है, ये लाइन जो है वो अवे फ्रॉम मीन भी जा सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है। तो अब रूल याद कर लें, अगर लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर से डेंसर में, मेरा ख्याल है कि अब ये रेयरर डेंसर का मतलब आपको मालूम है, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो ये लाइट जो है वो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और इसके बरखिलाफ अगर लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जाए, तो डेंसर से रेयरर में जाने में लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, अब अगर मैं एक लम्हे के लिए मान लूं कि ये मेरे पास एयर है, इसको तो मैं ग्लास ऑलरेडी कह चुका हूं, तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब है कि जो रे है उस रे को कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारे लिए जो रे है, इस रे को मैं नाम दे देता हूं आर का, एंड दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ये रे हमारे लिए रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। एंगल वाली बात आपके जहनों में होगी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल आई है।
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल आर है, तो एंगल आई का मतलब होगा क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनफैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बात हमें क्लियरली नजर आनी चाहिए, रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या, रे बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। स्ट्रेट का मतलब है इट डिडंट सफर एनी काइंड ऑफ डेविएशन। ठीक, यही वजह है कि जब हम बात करते थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो हम वहां पर खास तौर पर क्या कहते थे? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने दो लॉस पढ़ रखे हैं। पहला लॉ क्या कहता था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at same plane, just like laws of reflection। पहला पहला जो लॉ है वो बेसिकली सेम है। और दूसरा हमारे पास क्या होता था, वहां पर हम रिफ्लेक्शन में कहते थे एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं होते। अलबत्ता अगर मैं साइन ऑफ एंगल आई लूं और साइन ऑफ एंगल आर लूं, तो इनका जो रेशो है, ये रेशो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर लॉ को हम नाम दिया करते थे किसका? स्नेल्स लॉ का। साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर इज बेसिकली नोन एज स्नेल्स लॉ। ये हमारे लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। अच्छा, अगर आप इसी डायग्राम पे आप वापस आए, तो अब लाइट गिलास के अंदर है, जब वो गिलास से बाहर निकलेगी। जी हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह साहब। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है, कैन यू प्लीज चेक इट आउट? थोड़ी सी वैसे आप में से कितने बच्चों को जो है वो स्क्रीन सही नजर आ रही है? जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि मुझे जो है वो स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपके एंड पे इशू हो सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मेजोरिटी बच्चे जो है वो सही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप अगर बहुत ज्यादा खराब है, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप जो है वो मीटिंग जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक, ओके सर। अच्छा, क्योंकि मैं आपको मेरे ख्याल से शायद फील होता होगा, मैं एक और डिवाइस पे साइन इन हूँ जो मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है, और मुझे उस पर स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आती है। और वो ऐसा नहीं है कि वो इससे कनेक्टेड है, इस वजह से मुझे क्लियर नजर आ रही है। वो बिल्कुल वैसी मीटिंग है जैसे आप जो है वो देख रहे या सुन रहे होते होंगे। तो अगर मुझे सामने कोई नहीं प्रॉब्लम नजर सर, आती, मैंने एक और लड़की से भी कंफर्म किया, तो वो भी यही कह रही है कि क्लियर नहीं नजर आ रही, तो इसलिए फिर भी मैं मैंने कहूंगा कहा। कि एक और लड़की का इंटरनेट जो है वो सही नहीं चल रहा है। और बार बार हो सकता है थोड़ी देर में जो है वो सही हो जाए। अगर वाकई में सब कुछ इतना खराब हो जाए कि आप सही देख ना पाए, सुन ना पाए, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल चेक एट माय एंड एज वेल, क्योंकि यहाँ से भी गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल मुझे जो है वो गड़बड़ नजर नहीं आती। अब शायद ओके। कुछ और बच्चों को नजर आई गड़बड़। जी संध्या। सर स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही, ठीक, सही। अच्छा, अगर स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही, मैं एक दफा जो है वो स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर कर सकता हूँ आपसे। जी अलिशबा। अलिशबा, आप कुछ पूछना सर चाह रहे हैं? कुछ क्या? जी। सर स्क्रीन अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है? कितनी ब्लर है? सर समझ नहीं आ रही। अच्छा, समझ नहीं आ रही है, ठीक।
मुजफ्फर रजा, सॉरी सेम बात ही करनी थी कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, ठीक। अच्छा, अब ये तो वो सारे बच्चे हो गए जिनको स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही। अगर एक दफा वो बच्चे जिन्हें स्क्रीन इतनी क्लियर नजर आ रही है कि दे कैन एक्चुअली रीड व्हाट आई एम राइटिंग, दे जस्ट रेज देयर हैंड। मुझे थोड़ा सा जो है वो वेरीफाई हो जाए कि हमें करना क्या है। मेरा ऐसा ख्याल है मैंने शायद बस इतने हैंड रेज जो है वो काफी हैं। लेकिन मैंने पहले भी शायद इस बात की वजाहत की थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर स्लो होती है तो प्रॉब्लम शायद हो सकती है। एक रीजनेबल कनेक्शन जो है ना वो आजकल पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, तो इस बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा, जब आप घर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप वाईफाई से कनेक्टेड हो। अगर आप सेलुलर नेटवर्क यूज करते हैं तो एटलीस्ट 4G कनेक्टिविटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ और बीच बीच में मैं ये करके देख सकता हूँ कि मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूंगा, शायद आपके पास डेटा थोड़ा कम आए तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। एनीवेज, हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की, और रिफ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि दो लॉज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड नॉर्मल, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। और जो हमारे पास साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर है, ये दोनों जो है वो हमेशा कांस्टेंट हुआ करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, जहां पर ये राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ कि अगर आप डायग्राम को देखें तो एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे है। अच्छा, जब ये रिफ्रैक्टेड रे गिलास और एयर बाउंड्री को हिट करेगी तो अब ये भी रिफ्रैक्ट होगी, तो अब ये इंसिडेंट बन जाएगी, नई वाली रिफ्रैक्टेड होगी, जिसको हम नॉर्मली, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दूं इस जगह पर, तो अब क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस रे को हम नाम देते हैं किसका? इमर्जेंट रे का। ये जो रे हमारे पास है, ये रे हमारे पास कहलाएगी क्या? इमर्जेंट रे, ठीक। और क्योंकि रे जो है वो डेंसर से रेयर में आई है, so इट विल डेफिनेटली मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो रिफ्रैक्शन की बिल्कुल बेसिक्स हो गई। अच्छा, अब ये जो साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर में कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम नाम दिया करते थे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम नाम देते थे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभार इसको डिनोट किया दिया जाता था स्मॉल एन से। सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू डेविएट लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू डेविएट लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि रे स्ट्रेट जा रही थी, वो डेविएट होगी। जो कम डेविएट करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जो ज्यादा डेविएट करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक। यानी कि मेरे पास एक पीस ऑफ ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, आप उस पीस ऑफ ग्लास को तोड़ भी देंगे ना तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जितने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, उसमें आप जो पीस ऑफ ग्लास यूज करते थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो ग्लास स्लैब हो, क्योंकि वो सब के सब सेम ग्लास से जो है वो बने हुए थे। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना, साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, इसको इस्तेमाल करने की एक लिमिटेशन है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग इन अ रेयर मीडियम एंड हिटिंग अ डेंसर मीडियम, ठीक। अगर इसका कन्वर्स हो जाए, कन्वर्स इन द सेंस कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम एंड हिटिंग अ रेयर मीडियम, कोई बता सकता है कि फिर ऐसी सूरत में फॉर्मूले में क्या चीज आना चाहिए? अगर आप में से कोई भी जो है वो बताना चाहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, और मैंने लिमिटेशन क्या बताया? लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम एंड एंटरिंग अ डेंसर मीडियम। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम एंड एंटरिंग अ रेयर मीडियम? फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, अगर आएगा तो? मुझ समय जो है वो 86 लोग मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी को रिस्पॉन्ड जो है वो करना चाहिए। सही करें गलत करें डजंट मैटर, थोड़ी सी क्लास जो है वो इंटरेक्टिव लगनी चाहिए।
इतना मुश्किल नहीं है कोई। वैसे आवाज सुनाई दे रही है? यानी जब इतना सन्नाटा होता है तो वो मुझे गुमान होने लगता है शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। जी, अगर अगर लाइट जो है वो डेंसर में हो और रेयरर को हिट करे तो बता सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं किसी एक ने जो है वो हिम्मत की। जी शायद। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो साइन एंगल आर है वो ज्यादा होगा, तो ठीक इस है। लिहाज से फिर साइन जो है वो ऊपर आना चाहिए, साइन एंगल आर ऊपर आना चाहिए। चले मेरे ख्याल से हुज़ैफा भी कुछ बताना चाह रहे हो, हुज़ैफा की भी सुन लेता हूं। जी हुज़ैफा। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला चेंज ये आ सकता है कि शायद हम लोग फॉर्मूला चेंज तो ऐसा कोई आएगा ही नहीं, बस नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही। अच्छा, मेरे ख्याल से शायरा का और हुज़ैफा का आइडिया बिल्कुल सही है। एंगल के मुताबिक शायरा का जवाब सही था कि ऐसी सूरत में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई। इस बात को ज़हन में रखिएगा क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं ना, तो उसमें आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में है तो साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर इज द फॉर्मूला, और अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर फॉर्मूला होगा साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई, या कुछ बुक्स में वो सिर्फ फॉर्मूला साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर ही रखते हैं, लेकिन एन की जगह 1 ओवर एन कर देते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। बस ये ध्यान में रखें, एंगल आई ओवर एंगल आर इज फॉर रेयर टू डेंसर। डेंसर से रेयर में साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आर होगा, और दोनों सूरतों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आएगा वो बेसिकली डेंसर मीडियम का आएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो किसका आएगा? डेंसर मीडियम का। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फॉर्मूलाए की, तो पढ़ा तो सिर्फ एक ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सारे एक साथ ही जॉट डाउन कर देता हूं ताकि वो एक जगह आपके पास लिखे रहे। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। याद है थिन फिल्म के अंदर ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया था, जहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक फॉर्म और ड्राइव की थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लैम्डा इन एयर ओवर लैम्डा इन मीडियम। ये दो इक्वेशन मैं चैप्टर 9 में यूज कर चुका हूँ। इसके अलावा एक फॉर्मूला ऐसा है जो आप शायद प्रैक्टिकल में यूज करते रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रियल ओवर अपेरेंट डेप्थ होता है। इसका क्या मतलब है? याद है, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि फर्स्ट ईयर में हम ग्लास स्लैब वाला जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे, और उस प्रैक्टिकल में एक पिन यहाँ लगाई जाती थी, फिर आप इमेज बनाने के लिए 2 पिन और लगाते थे। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? आपकी जो ओरिजिनल पिन है वो यहां लगी हुई है, तो दिस डिस्टेंस इज रियल डेप्थ R1। लेकिन अगर आप इन दोनों रेस को पीछे इंटरसेक्ट करवाते तो ये यहां नजर आती, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अपेरेंट डेप्थ। तो फॉर्मूला होता था R1 ओवर R2। यही लॉजिक आपने इस्तेमाल किया जहां पर आप वो एक प्रैक्टिकल करते थे टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। शायद फॉर्मूला आपके जहनों में आ भी रहा हो या एक्सपेरिमेंट आ रहा हो। रिफ्रैक्शन की वजह से चीजों की डेप्थ चेंज हो जाती है। यही वजह है कि शायद आपने ऑब्जर्व किया हो कि जितने पूल्स होते हैं, जितने स्विमिंग पूल्स होते हैं, उनकी बाउंड्रीज के अक्रॉस जो है वो कैलिब्रेशन हुई हुई होती है कि दिस इज 3 फीट डीप, दिस इज 4 फीट 6 इंचेस डीप, दिस इज 5 फीट 2 इंचेस डीप। क्यों? क्योंकि जब आप सब पानी के बाहर होंगे ना, तो आपको डेप्थ हमेशा ड्यू टू रिफ्रैक्शन कम नजर आएगी। बाहर वाले को ऐसा लगता है डेप्थ कम है, मैं आराम से पानी में जा सकता हूँ, लेकिन वो डेप्थ ज्यादा होगी। तभी तो वो उर्दू में हम मुहावरा भी इस्तेमाल करते हैं कि वो पानी की गहराई का अंदाजा पानी में उतर के होता है। बाहर से देखेंगे डेप्थ आपको हमेशा कम नजर आएगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पानी में जाएंगे तो रियल डेप्थ जो है वो कुछ और होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और है, लिख देता हूं, अगले टॉपिक में समझाने वाला हूं। वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is given by 1 over sine of critical angle। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये हमारा अगला टॉपिक है। क्योंकि मैं सारे फॉर्मूला एक जगह लिख रहा हूं इसलिए मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिए। अब अगर आपसे कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा जाए तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, स्पीड इन एयर ओवर स्पीड इन मीडियम, वेवलेंथ का रिलेशन है, एंगल आई एंगल आर का रिलेशन है।
आप बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। देखिए एक फिनोमेना है जिसको हम नाम देते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द मोमेंट आई रोट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिफ्लेक्शन की कोई खास बात है। देखिए अगर आप एक आम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम तो ये कहते हैं कि कोई भी सरफेस फुली रिफ्लेक्टिव या फुली रिफ्रैक्टिंग नहीं होती। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो लेंस मेरे ग्लासेस में या स्पेक्टिकल्स में लगा हुआ है, अगर आप इस ग्लास की बात करेंगे तो आप इसके थ्रू देखते हैं तो मेरी आई नजर आ सकती है। आपको शायद इस लेंस के ऊपर कोई लाइट सोर्स ऊपर मौजूद हो तो शायद उसका इमेज नजर आ जाए। अगर आप लेंस के थ्रू देखेंगे तो दिस इज रिफ्रैक्शन, आप लेंस पर देखेंगे तो दिस इज रिफ्लेक्शन। पानी में आपको अपना इमेज नजर आता है, पानी के अंदर आपको नजर आता है। अगर आप पानी के अंदर देखते हैं यानी आप पानी के अक्रॉस देख रहे हैं, दिस इज रिफ्रैक्शन। आप पानी पर देख रहे हैं, दिस इज रिफ्लेक्शन। यानी हमारा कहना यह है कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होती हैं उनमें रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है। इसी तरह जो पॉलिश सरफेसेस होती हैं वो भी 100% जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर तमाम की तमाम लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैसे साबित होगा, मैं एग्जाम्पल पहले देता हूँ, फिर हम जो है वो इसको समझ लेंगे। देखिए अगर आप पानी के बाहर हो तो आप पानी के अंदर भी देखते हैं, पानी की सरफेस पे भी देखते हैं, यानी रिफ्रैक्शन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है। आप फर्ज करें आप एक पूल के अंदर चले गए और आप जो है वो आपने अपने हेड को पानी के अंदर कर लिया। अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको सिर्फ वाटर सरफेस नजर आएगी, वाटर के बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, सारी की सारी लाइट वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। क्योंकि अगर आपको बाहर नजर आता या रिफ्रैक्शन हो रही होती तो आप बाहर देख पाते। ठीक, अब यही वजह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके हमने जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स बनाई। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, फाइबर एक नॉर्मल जो वायर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रेवल करता है जिसकी स्पीड 1000 में हो सकती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा क्योंकि वो लाइट सिग्नल है। और क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस करती है, तो हमारी क्या उम्मीद है कि देयर वोंट बी एनी डेटा लॉस, या कोई लॉस नहीं होना, क्योंकि जितनी आप एंटर करवाएंगे वही सब अंदर जो है वो सिस्टम में ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। देखिए फर्स्ट क्या है, मेरे पास ये जो लाइन बनी हुई है ब्लू लाइन, ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर के नीचे मेरे पास गिलास मौजूद है, इस बॉर्डर के ऊपर मेरे पास एयर मौजूद है। यानी गिलास से मुराद मेरी हो गई क्या, डेंसर मीडियम। एयर से मुराद हो गई मेरी क्या, रेयर मीडियम। लेट्स से मैं एक इंसिडेंट रे बनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं नॉर्मल बना देता हूं ताकि हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। फर्स्ट कर लें नॉर्मल है जो मैंने पहले से ही जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ इंसिडेंट रे बनाता हूँ। फर्स्ट कर लें ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो इस रे को ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। मैंने क्या किया, मैंने एंगल आई को बढ़ाया। एंगल आई से मुराद इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल आई। जी तनीषा, सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है। चले अब थोड़ी देर बाद चेक करिएगा, क्योंकि मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया ताकि जिन लोगों के पास डेटा कनेक्टिविटी का कोई इशू है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तनीषा 5 मिनट बाद दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी हालात बेहतर नहीं हो तो फिर बताइएगा। देखिए अब आपके पास क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड मैंने बना दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो हूँ वो एंगल आई को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मैंने एंगल आई को बढ़ाया, तो जब एंगल आई बढ़ा तो वो कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। अगर एंगल आई बढ़ गया तो अब ये जो रे है वो कुछ इस तरह जाएगी, क्योंकि लाइट ने अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है। आप नोट क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एंगल आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल आर की वैल्यू भी जो है वो बढ़ रही है, ठीक। मैंने एंगल आई की वैल्यू को और बढ़ाया, ठीक है। फर्स्ट कर ले, मैंने एंगल इंसिडेंट रे को यहाँ लेके आ गया,
एंगल आई की वैल्यू और बढ़ी। मैंने नोट क्या किया, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गई, यानी एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री। कहते हैं कि एंगल आई की वो वैल्यू जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, उस एंगल को हम नाम देते हैं किसका, क्रिटिकल एंगल का। एंगल आई की वो वैल्यू जिसके ऊपर एंगल आर जो है वो 90 डिग्री बन जाए, हम उस एंगल को नाम देते हैं किसका, क्रिटिकल एंगल का। इज इट क्लियर? जी हुज़ैफा। सर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल में एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है? ये रिफ्रैक्शन है। देखें, जब तक लाइट अपने मीडियम में वापस नहीं आती रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो ये अभी तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बात क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, हम उस वैल्यू को नाम देते हैं किसका, क्रिटिकल एंगल का। अब अगर मैं एंगल आई को क्रिटिकल से भी बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अब एंगल आई को क्रिटिकल से भी बढ़ा दें, यानी अब रे जो है वो ऐसे आएगी। इस एंगल आई की खास बात क्या है, दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मैं नोट ये करूंगा कि लाइट अपने ओरिजिनल मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, मैंने नोट ये किया कि लाइट अपने ओरिजिनल मीडियम में वापस आ गई। लाइट का अपने ओरिजिनल मीडियम में वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। लिहाजा ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा, या फिनोमेना ये कहलाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अब अगर मैं उन कंडीशंस का जो है वो जिक्र कर दूं, वो कंडीशंस क्या है। नंबर 1 मैं यहां पर मेंशन कर भी देता हूं, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो कंडीशंस क्या है। नंबर 1, light must be traveling from rarer medium to from denser medium to rarer medium। यानी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइट जो है वो डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे क्रिटिकल एंगल से जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक, हमें हमें जो है वो ये बात मालूम होनी चाहिए। अगर अगर ये वाला बात आप जो है वो समझ पा रहे हैं, तो अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ था जिसको मैंने रेड कलर से ब्लॉक किया, शायद आप देख पा रहे हो कि n इक्वल साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई। अगर मैं आपसे कहूं कि मीडियम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो जो एंगल आई है वो कम से कम कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। और एंगल आर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी ये मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो आप बासानी देख पाएंगे कि फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 ओवर साइन सी जो है वो बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। हमारे लिए प्रूफ इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके आपने क्या क्या बनाया। फाइबर ऑप्टिक्स का मैंने जिक्र दिया। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती हैं, वो आपके पास फाइबर है वाई, ठीक है, और इसके अंदर जब सिग्नल ट्रेवल करेगा तो वो एंटर होगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ ट्रेवल करता रहेगा। क्योंकि आप सारे एमकेट वाले हैं, शायद आपने एंडोस्कोप का नाम सुना हो। एंडोस्कोप एक एक फाइबर ऑप्टिक्स, एक थिन वायर है जिसके एक एंड पे कैमरा होता है। आप उस ट्यूब को पेशेंट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है और वो किसी की वोकल कॉर्ड्स देखना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो एंडोस्कोप की ट्यूब लेगा, नोज के थ्रू जो है वो ट्यूब बॉडी में इंसर्ट की जाएगी, वो आपके थ्रोट तक आएगी, और फिर वो एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो कुछ थ्रोट के अंदर है वोकल कॉर्ड्स उनको देख पाएंगे। ठीक, ये एक एप्लीकेशन है। एक आपने डिवाइस पढ़ी थी मैट्रिक में, जिसको हम नाम देते थे पेरिस्कोप का। किसी को याद है पेरिस्कोप क्या होती थी? अगर आप में से कोई भी एक बच्चा सिर्फ मुझे बता दे कि पेरिस्कोप होती क्या है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी, कोई याद है पेरिस्कोप क्या होती थी? जब तक कोई लिख नहीं रहा, तो अब आपको पता चले कि मैं इंतजार कर रहा हूँ जवाब का।
जी, किसी के जहन में है कि पेरिस्कोप होती क्या थी? Sir, जी I'm not मलाइका। sure. I'm not sure, but I think it was submarine में जो हम देखने के लिए यूज करते हैं वो पेरिस्कोप थी. बिल्कुल सही है। ठीक है, पेरिस्कोप जो होती थी वो एक ऐसी डिवाइस है जो आप सबमरीन में यूज करते थे। देखिए सबमरीन्स क्या होती हैं, सबमरीन्स जो है वो पानी के अंदर चलती हैं। ठीक है, वो मैट्रिक में आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि सबमरीन पानी के अंदर भी चलती है, ऊपर भी चलती है। अगर वो पानी के ऊपर है तो वो विजिबल भी है और आप उसके बाहर देख भी सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन अगर वो पानी के अंदर है और आप कोई ऐसी चीज देखना चाह रहे हैं जो आपके लाइन ऑफ साइट पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइन ऑफ साइट ये है, अगर मुझे ऊपर कुछ देखना है तो मैं अपने हेड को अप करूंगा और देख लूंगा, डाउन देखना है तो मैं नीचे देख लूंगा। लेकिन अगर आप पानी के अंदर हैं और आप पानी के बाहर देखना चाहते हैं तो एक लम्हे के लिए अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सबमरीन जो है वो कराची में चलने वाली बस की तरह होती है कि आपने गर्दन जो है वो बाहर निकाली और देख लिया, एक लम्हे के लिए मान लें, तो तब भी बात नहीं बनेगी। इतना पानी है कि सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ही हो जानी है। तो जो कैप्टन ऑफ सबमरीन होते हैं वो क्या यूज करते हैं? पेरिस्कोप यूज करते हैं। पेरिस्कोप के अंदर एक खास किस्म का प्रिज्म इस्तेमाल किया जाता था, जिस प्रिज्म को हम नाम देते थे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बस ये आखिरी बात है जो आपको बतानी है, फिर हम किताब वाले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एक प्रिज्म होता है जिसका एंगल कितना है? ये 90 है और ये वाले दोनों एंगल जो है वो 45 के हैं। अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर नॉर्मली फॉल होगी। जब वो नॉर्मली फॉल होगी तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब रे नॉर्मली फॉल होती है विदाउट एनी डिविएशन स्ट्रेट जाती है, तो इस रे के अंदर कोई डिविएशन नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी जब तक वो यहाँ हिट ना करे। यहां पर आप ड्रॉप करेंगे एक नॉर्मल। अगर मैं सिंपल ज्योमेट्री लगा दूं तो आप एग्री करेंगे कि सर ये एंगल 90 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 45 होना चाहिए, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। गिलास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 43 डिग्री। यानी रूल नहीं है, जो ग्लास आप नॉर्मली प्रैक्टिकल में यूज करते रहे उसका क्रिटिकल एंगल 43 है। अब यहां पर जो एंगल आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और जो क्रिटिकल एंगल है वो 43 है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लाइट गिलास के अंदर है, डेंसर में, यहां से बाहर नहीं निकलेगी, लाइट के अंदर होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्ट्रेट डाउन चली जाएगी। क्यों स्ट्रेट डाउन चली जाएगी? ताकि एंगल आई और एंगल आर दोनों जो है वो बराबर रहे 45 डिग्री के। ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जब आपके पास जो ट्राइंगल है वो 45 45 90 हो। मैं सरसरी तौर पे बता देता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो शायद सुनने में दिलचस्पी रखते हो, अगर ना रखते हो तो सुनना आपकी मजबूरी। अगर ट्राइंगल मेरे पास ऐसी होती, ये वाला एंगल होता 60, ये होता 90, तो फिर ये एंगल कितना होता? 30। अब अगर रे यहां पर फॉल हुई नॉर्मली तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक, अब अगर मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करूं तो ये 90 डिग्री, ये कितना बन जाएगा? 30। यहां पर नॉर्मल ड्रॉप कीजिए तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60। वंस अगेन एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन अब जो एंगल आई है वो 60 डिग्री है, तो जो एंगल आर है वो भी 60 होगा, तो रे को ऐसे जाना चाहिए ताकि दोनों एंगल 60 के बने। और अब क्योंकि रे इस सरफेस पे नॉर्मली फॉल नहीं हो रही, तो जब ये बाहर निकलेगी तो ये बाहर निकलने में भी क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। शायद इससे आपको नजर आए कि हमने माइकल्स इंटरफेरोमीटर में 45 डिग्री यूज किया, हमने न्यूटन रिंग के अंदर 45 डिग्री यूज किया, और उन दोनों में 45 यूज करने का रीजन क्या था? उन दोनों में 45 यूज करने का रीजन ये था कि हम चाहते थे कि इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड में एंगल 9 टोटल एंगल 90 डिग्री का बन जाए। ठीक, तो हमें थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, जो मैंने आपको बता दी। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। आयशा सर ये पेरिस्कोप के नीचे जो आपने जो एंगल ड्रॉ किए इसकी एंगल्स एक दफा रिपीट कर देंगे? इसकी बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, अब आपको स्क्रीन साफ नजर आ रही है? जी 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 नजर आ रही है। ठीक, अच्छा अब देखें, ये जो मैंने पर्पल लाइन बनाई है ना हॉरिजॉन्टल, हाँ, अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती नजर आएगी, 45 90 45 नजर आ रही है?
जी सर। हाँ, ये जो मैंने पर्पल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, अगर आप इसके ऊपर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। 90 डिग्री ग्रीन से मेजर हुआ हुआ है, एक 45 ग्रीन से और एक 45 रेड कलर से। नजर आ रहा है आपको ट्रायंगल? जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ग्रीन नॉर्मल आप देख रहे हैं तो ग्रीन लाइन और रेड लाइन परपेंडिकुलर है। अगर आधा एंगल जो है वो आपके पास 45 का ये वाला, तो फिर जो बाकी आधा होगा वो भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। जी। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो एंगल आई एंगल आर को बराबर होना चाहिए। इस वजह से वो ग्रीन 45 और पर्पल 45 जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है जी। सही। अच्छा, अब यहाँ तक की बातें तो हमने वो बातें कर ली जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अगर आप बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास बहुत सारी पैरेलल बीम्स हो, मैं यहाँ पर जल्दी से थोड़ी सी बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके का केस हो, और अगर मैं इन पैरेलल बीम को एक ग्लास सरफेस से पास करवाऊं, फर्ज कर लें वो जो ग्लास सरफेस है मेरे पास वो इस तरह की है, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो बीम है इनमें रिफ्रैक्शन होगी या ये स्ट्रेट चली जाएंगी? अगर कोई भी जल्दी से जवाब दे दे। जी, इन रेस के साथ क्या होने वाला है? अच्छा, याद रखिएगा, पूरे चैप्टर 10 में बराए मेहरबानी चैप्टर 9 को इस्तेमाल करने की कोशिश ना कीजिएगा कि आपके जहन में ख्याल आए सर डिफ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है। अब चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इनमें हम सिर्फ ज्योमेट्री की बातें कर रहे हैं, तो आप उन फिनोमेना को अपने जहन में ना लाइए। सिर्फ इतना बता दें, जो पैरेलल रेज हैं ये लाइन के दूसरी तरफ मैं कैसे बनाऊं, इन्हें कन्वर्ज करूं, इन्हें डाइवर्ज करूं, इन्हें स्ट्रेट ले जाऊं, क्या करूं? जी मलाइका। सर ये नॉर्मली फॉल हो रही है तो इनको स्ट्रेट जाना चाहिए ऐसे तो। बिल्कुल, क्योंकि रेज है वो नॉर्मली फॉल हो रही है, तो क्या होगा, ये तमाम की तमाम रेज जो है वो स्ट्रेट चली जाएंगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक पीस ऑफ ग्लास पर अगर नॉर्मली रेज ऑफ लाइट फॉल हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। हमने क्या किया, हमने एक डिवाइस बनाई जिसको हम नाम देते हैं किसका? लेंस का। लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास whose at least one side is curve। लेंस एक ऐसा पीस ऑफ ग्लास है जिसकी एक साइड जो है वो कम से कम क्या होती है? कर्व होती है। कम से कम एक साइड कर्व का मतलब क्या है? देखें, ये वर्टिकल लाइन अगर मेरा रेफरेंस है तो मैं कर्व दो तरीकों से बना सकता हूं। या तो ये कर्व बल्जिंग होगा, बल्जिंग का मतलब है बाहर की तरफ, बल्जिंग का मतलब है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, जैसे कि ये। इस बल्जिंग सरफेस को हम नाम देते हैं किसका? कॉन्वेक्स का। इस बल्जिंग सरफेस को हम नाम देते हैं किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। इसके बरखिलाफ अगर मेरे पास एक रेफरेंस लाइन हो और अब मैं कर्व को इंडेंटेड कर दूं, इंडेंटेड का मतलब है कुछ इस तरह, तो ये जो कर्व है ये हमारे पास कहलाता है क्या? कॉनकेव। तो कर्व मैं दो तरीकों से बना सकता हूँ, कर्व कुड बी कॉन्वेक्स, कर्व कुड बी कॉनकेव। अगर वो बल्जिंग है, वो बाहर निकला हुआ है, तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। ठीक, और अगर वो इंडेंटेड है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव कहलाएगा। मैंने क्या कहा, लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास whose at least one side is curved। मैं यहां लिख भी देता हूं, पीस ऑफ ग्लास whose at least one side is curved। उसकी एक साइड कर्व हो, क्यों? क्योंकि एक सरफेस में दो कर्व हो सकते हैं, या तो एक प्लेन होगा, एक कर्व होगा, फिर दोनों ही क्या बन जाएंगे? कर्व बन जाएंगे। अब देखिए होगा क्या, मैं यहां पर अगर लेंस बनाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहा हूं कि आपने फर्स्ट ईयर में बात पढ़ी हुई है तो शायद आप जल्दी समझ लें। मैंने यहां पर एक लेंस ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पैरेलल रेस थी जब ये लेंस से पास होंगी तो ये सब की सब एक पॉइंट पर क्या होना शुरू हो जाएंगी? कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। ये रेस सब के सब जो है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे। सूरत हाल आपको जो है वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। यानी लेंस का फायदा क्या है, वो पैरेलल रेज जो पीस ऑफ ग्लास पे नॉर्मली फॉलो के स्ट्रेट चली जाती थी, लेंस या तो उनको कन्वर्ज करेगा या लेंस उनको डाइवर्ज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लेंस, कि लेंस आपने कॉन्वेक्स इस्तेमाल किया या कॉनकेव इस्तेमाल किया।
अब ये लेंसेज आपके पास दो तरह के हैं, या तो लेंस आपके पास होता है कॉन्वेक्स या फिर लेंस आपके पास होता है कॉनकेव। मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। कॉन्वेक्स जो है वो बल्जिंग होगा, कॉनकेव इंडेंटेड होगा। अच्छा, अब ये जितने भी लेंसेज हैं, इन तमाम लेंसेज को जो है वो बेसिकली मैं 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? लेंस ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक साइड प्लेन हो, जैसे कि ये, और एक साइड बल्जिंग हो। तो ये जो लेंस आपके पास है, इस लेंस को हम नाम देते हैं क्या? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास लेंस ऐसा बने, ये रेफरेंस लाइन होगी, इसमें इसकी दोनों साइड बल्जिंग है, तो इसका नाम बन जाएगा क्या? बाय कॉन्वेक्स लेंस, या जिसका दूसरा नाम जो है वो क्या भी हुआ करता था? डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस की तीसरी टाइप क्या होती थी कि आपके पास ये रेफरेंस लाइन होती थी, ठीक, इसमें एक सरफेस आपके पास बल्जिंग होती थी, एक सरफेस आपके पास इंडेंटेड होती है। जैसे क्रेसेंट होता है ना, वो जो पहली का चांद होता है इस्लामिक मंथ के आगाज पे, जो आप पहली का चांद देखते हैं, वो जो क्रेसेंट बनता है, बिल्कुल उस तरह एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस कॉनकेव होगी। इस लेंस को हम नाम देते हैं क्या? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स हैं। अगर आप कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव में क्या होगा? ये मेरे लिए जो है वो रेफरेंस लाइन बन गई, और यहां पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि एक ही सरफेस हो इंडेंटेड, तो इसका नाम बन जाएगा क्या? प्लेनो कॉनकेव लेंस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? रेफरेंस लाइन हो और आपके पास दोनों सरफेसेस जो है वो इंडेंटेड हो, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इसका नाम बन जाना चाहिए क्या? बाय कॉनकेव लेंस, या जिसका दूसरा नाम हो सकता है क्या? डबल कॉनकेव लेंस। ठीक, और इसमें तीसरी टाइप आप डेफिनेटली अब आइडिया आपको शायद हो, इनफैक्ट रिकॉल हो गया होगा, ये रेफरेंस लाइन हो गई। एक सरफेस आपके पास जो है वो कॉनकेव होगी, दूसरी जो है वो कॉन्वेक्स होगी, ठीक, तो इसका नाम बन जाएगा क्या? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये हमारे पास लेंस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, और इन दोनों टाइप की सब कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की। इस पूरे चैप्टर में मेरी जो ज्यादातर डिस्कशन है वो कॉन्वेक्स के हवाले से ही रहेगी। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल फर्क है। एक तो देखने में नजर आ रहा है, जितने कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो अपनी एजेस से जो है वो शार्प हुआ करते हैं, ठीक है, और मिडिल से उनकी थिकनेस ज्यादा होती है। और अगर आप कॉनकेव को देखेंगे तो वो एजेस से ब्लंट होंगे, मिडिल से थिकनेस कम होगी। दूसरा जो बुनियादी फर्क है वो उनकी एबिलिटी का फर्क है। कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग इन नेचर, और जो कॉनकेव होता है वो आपके पास कैसा होता है? डाइवर्जिंग हुआ करता है, ठीक। तो जिस तरीके से वो बिहेव करेंगे उनके बिहेवियर में फर्क होगा। अब जरा जल्दी से कॉन्वेक्स लेंस से मुताल्लिक कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए, क्योंकि होपफुली दिस विल बी द लास्ट थिंग फॉर टुडे। अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं, चले, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। इस बाय कॉन्वेक्स लेंस में ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। रेफरेंस लाइन की बड़ी सिग्निफिकेंस है। हम जो है वो जब रे डायग्राम बना रहे होंगे तो वहां पर जो है वो बिल्कुल इसका जिक्र करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कुछ इस तरह बनी हुई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम देते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रेफरेंस का और प्रिंसिपल एक्सिस का, इस पॉइंट ओ को हम नाम दिया करते हैं क्या?
ऑप्टिकल सेंटर का। अब अगर मेरे पास कोई रेज ऑफ लाइट है, वो रेज ऑफ लाइट जो आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या है, पैरेलल, यानी कुछ ऐसी सूरत अगर बन जाए, इंसिडेंट के लिए एरो बनाना जो है वो बड़ा जरूरी है ताकि आपको नजर आए कि रिफ्लेक्टेड क्या। हमने देखा क्या, जब लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। लेट्स से अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाऊं कुछ इस तरह, तो सब की सब एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आपको कन्वर्ज होती हुई नजर आएंगी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। ये कैपिटल है हमारे लिए कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस के साथ एक टर्म होती है, शायद आपके जहनों में हो, जिसको नाम देते हैं सेकेंडरी फोकस। किसी के जहन में सेकेंडरी फोकस क्या होता है? मेरा ऐसा ख्याल है कि आपके लिए नई टर्म नहीं होनी चाहिए। जब आपने टेलीस्कोप पढ़ा होगा शायद तब जिक्र हुआ हो। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को पुरानी बातें खुद याद आ रही हो। जी, किसी के जहन में सेकेंडरी फोकस क्या होता था? जी उज़ैफ़ा। फिर 2f कहलाता है ना? नहीं, सेकेंडरी फोकस 2f नहीं होता। मैं अभी 2f की वजाहत मैं कर भी देता हूँ। जी, कोई और अगर तब आजमाई करना चाहे कि सेकेंडरी फोकस क्या होता है। मैंने आपको हिंट भी दी कि जहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने टेलीस्कोप पढ़ा होगा वहां पर शायद सेकेंडरी फोकस का जो है वो जिक्र हुआ हो। थोड़ी सी हिम्मत करें। देखिए, गलत जवाब देने में ना मैं बुरा मानता हूँ, बस बुरा ये लगता है कि कोई जवाब ना दे। जी चले, मैं टाइम बचाने के लिए मैं ही जो है वो हिम्मत कर लेता हूँ। देखिए, हमने रूल क्या बनाया हुआ है, जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। बेसिकली दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्योंकि इस केस में जो अभी आपको ड्रॉ हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्योंकि वो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे, लिहाजा उसका नाम पड़ गया प्रिंसिपल फोकस। अब आप शायद जो है वो केस जो है वो रिकॉल करें कि अगर मेरे पास एक लेंस हो ऐसा, इस लेंस में एक मेरे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो कुछ इस तरह का, हमारे पास एक जो है वो रेफरेंस लाइन हो जो कि कुछ इस तरह की है, ठीक। कुछ ऐसी। अब अगर मेरे पास रेज ऑफ लाइट हो जो आपस में तो पैरेलल हो, जैसे कि ये आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, दे विल अगेन कन्वर्ज एट वन कॉमन पॉइंट। कुछ इस तरह की सूरत बननी चाहिए, कुछ ऐसी सूरत बनेगी। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इज अगेन फोकस। देखिए, फोकस उस पॉइंट को कहते हैं जब पैरेलल रेज कन्वर्ज हो जाए। क्योंकि ऊपर वाली एग्जांपल में वो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे था, तभी उसका नाम पड़ गया प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो फोकस है, इस फोकस को हम नाम देते हैं क्या, सेकेंडरी फोकस। तभी मैं इसको रेड से ब्लॉक कर देता हूं। आपको याद है ये वाला जो फोकस है ये हमारे लिए कहलाएगा क्या, सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस की खास बात ये होती है कि प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर होता है। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, शायद आपको याद है कि लेंस में फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम नाम दिया करते हैं किसका, फोकल लेंथ का। उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं सेकेंडरी फोकस लूं चाहे मैं प्रिंसिपल फोकस लूं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है अब आपको क्लिक करेगा और क्या आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सेकेंडरी फोकस जो है वो यूज किया। एनीवेज, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। हमें जो है वो नीचे वाली डायग्राम से नजर भी आ रहा है, लिहाजा कॉन्वेक्स का दूसरा नाम हो जाएगा क्या, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, इसके साथ साथ आपको जो है वो ये समझ में आना चाहिए कि
हमारी मुराद जो है वो फोकस से या प्रिंसिपल फोकस से क्या होती है। अब अगर आप इस कॉन्वेक्स लेंस को गौर से देखें, ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ शायद हुज़ैफा भी जो बात कर रहे थे वो क्लियर हो जाए, आपको ऐसा फील होगा कि ये जो बाय कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना है। कैसे? अगर एक स्फेरिकल सरफेस ये है, दूसरी स्फेरिकल सरफेस ये है, अगर आप इन दोनों स्फेरिकल सरफेस का कॉमन पोर्शन देखेंगे तो वो कॉमन पोर्शन जो है वो शायद आपको जो है वो इस तरह का नजर आए, जिसको मैं अभी येलो कलर से जो है वो शेड कर रहा हूं। अगर आप इस कॉमन पोर्शन को देखें तो आप एग्री करेंगे कि कॉमन पोर्शन एक अदद जो है वो बाय कॉन्वेक्स लेंस है। यही रीजन है कि बाय कॉन्वेक्स लेंस में जब आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दो फोसाई होते हैं। एक फोकस आपके पास जो है वो लेट्स से मैं पहले थोड़े से पॉइंट मार्क कर लूं। एक फोकस आपके पास जो है वो लेफ्ट पर होगा, एक आपके पास राइट पर होगा। जो राइट वाला फोकस है वो लेफ्ट वाले कर्व के लिए, तभी मैंने ब्लू कलर का ख्याल किया हुआ है, और जो लेफ्ट वाला रेड डॉट है वो राइट वाले कर्व के लिए। मैंने कलर जो है वो इस बात से ख्याल रखा। अब यहाँ पर ये जो रेड डॉट और ब्लू डॉट है, अगर आप गौर से देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। याद है प्लेन मिरर में मैंने ये बात बताई थी कि आप स्फीयर का सेंटर लेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस में अनफॉर्चुनेटली कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए? दो। क्या दो सेंटर्स कभी हो सकते हैं? सेंटर का तो लफ्जी मतलब ही जो है वो क्या बनेगा? एक। तो ये जो दो सेंटर हैं, आप मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। लेंस के अंदर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बल्कि किसका नाम देते हैं? 2f का, क्योंकि शायद आपको याद आ जाए कि जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा हुआ करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर 2f नजर आएंगे। ठीक है, एक f जो है वो लेफ्ट पर होगा और एक f जो है वो राइट पर होगा। आपको जो है वो इस बात का फर्क समझ में आना चाहिए कि जो 2f होता है, 2f इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि बाय कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो सेंटर हो जाएंगे। अब दो सेंटर तो एक अजीब सी बात हो जाएगी, लिहाजा आपने उसे सेंटर का नहीं बल्कि आपने उसे किसका नाम दे दिया? 2f का नाम दे दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर हो रही होगी। अब अगर मैं इस ऊपर वाली डायग्राम पे वापस आऊं, ये जो f है, ये f जो है वो बेसिकली लेफ्ट वाले कर्व के लिए। ठीक, और अगर आप यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट मार्क करना चाहेंगे तो लेट्स से अगर मैं वो पॉइंट मार्क करूं डबल डिस्टेंस पे, तो वो पॉइंट जो है वो कुछ ऐसा मार्क होगा। यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 2f। एक f आपके पास लेफ्ट पर भी होगा और एक 2f आपके पास जो है वो लेफ्ट पर भी होगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनती होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर हो रही है कि f क्या होता है, 2f क्या होता है। ठीक, फिलहाल यहीं तक रखेंगे। अगर किसी के जहन में कोई क्विक क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया तो आप जो है वो जल्दी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, मंडे को टेस्ट है, टॉपिक में ऑलरेडी बता चुका था, दोबारा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होगा। जी साइमन। सर अगर लेंस की दोनों सरफेसेस डिफरेंट हो तो क्या दोनों डिफरेंट से क्या मुराद है? मतलब एक ज्यादा थिक हो और एक कम थिक हो या उसके साइज में फर्क हो? देखिए, फोकल पहली बात तो ये कि जो याद है मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र कर रहा था, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप उसको छोटा करते हैं बड़ा करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कर्वेचर से। आप एक कम कर्व ले रहे हैं, आप एक ज्यादा कर्व ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिफरेंट। मैं क्विकली आपको एक बार रिकॉल कर दूं, याद आ जाए। याद है लेंस में स्फेरिकल एब्रेशन होती थी। वो स्फेरिकल एब्रेशन होती क्यों थी? क्योंकि ऊपर वाला कर्व डिफरेंट होता था, बीच वाला कर्व डिफरेंट होता था। कोई याद आ रहा है? तो मेरे ख्याल से शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा होगा। अगर दोनों सरफेसेस के कर्वेचर डिफरेंट है, कि एक कम कर्व है और एक ज्यादा कर्व है, तो ऑब्वियसली ये फिर सिमेट्री नहीं रहेगी। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम उसका ऑपोजिट जो सरफेस होगा उस हिसाब से देखेंगे कि फोकल लेंथ किसकी बिल्कुल क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साइमन।
Yes, sir. Okay, so I will resume from here in next class.